नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 82वां दिन है और इस समय कांग्रेस की पदयात्रा मध्य प्रदेश में मौजूद है। आज 28 नवंबर को यात्रा मध्य प्रदेश के बड़ा गणपति चौक चौराहा से शुरू की गई, जो कि शाम के समय सवेर में जाकर रुकेगी। आपको बता दें, शेड्यूल के हिसाब से राहुल गांधी की यह पदयात्रा करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में जारी रहेगी और लगभग 3 दिन तक इंदौर में रुकेगी। इस दौरान यात्रा राज्य में 382 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 3 दिसंबर की शाम को आगर जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कांग्रेस नेता सचिन पायलट को गद्दार कहे जाने के बाद से ही पार्टी के दोनों नेताओं के गुटों के बीच तनातनी बढ़ गई है और ये तनातनी की स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रविवार को मीडिया से कहा कि हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। राजस्थान के मसले का हम वही हल चुनेंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत होगा। इसके लिए अगर हमें कठोर निर्णय लेने पड़े तो वह भी लिए जाएंगे। अगर गहलोत और पायलट के गुटों के बीच समझौता कराया जाना है तो समझौता कराया जाएगा। इसके साथ ही गहलोत पायलट की रार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान के मसले के उचित हल पर विचार कर रहा है। मैं इस हल की कोई समय सीमा नहीं तय कर सकता। इस हल की समय सीमा केवल कांग्रेस नेतृत्व ही तय करेगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि कांग्रेस को गहलोत और पायलट दोनों की ही जरूरत है। गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी ने अहमदाबाद और सूरत के सीरियल बम ब्लास्ट नहीं देखे हैं। मैं उन्हें उन लोगों से सावधान करना चाहता हूं जो आतंकवादियों के शुभचिंतक हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर आतंकवाद का कृत्य था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस पर सवाल नहीं उठाया था। वहीं सूरत से पहले उन्होंने गुजरात के नेत्रंग और खेड़ा में 2 रैलियां की और यहां भी उन्होंने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि गुजरात काफी लंबे वक्त तक आतंकवाद के निशाने पर रहा। गुजरात के लोग सूरत और अहमदाबाद में विस्फोटों में मारे गए, तब कांग्रेस केंद्र में थी। हमने उनसे आतंकवाद को निशाना बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने इसके बजाय मुझे निशाना बनाया। कांग्रेस के शासन में देश में आतंकवाद चरम पर था। लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए थे। 2014 में जनता के एक वोट ने देश से आतंकवाद का सफाया करने को लेकर बहुत बड़ी पहल की थी। देश के शहरों की तो बात ही छोड़िए, अब आतंकवादियों को हमारी सीमाओं पर हमला करने से पहले भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस हमारे सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है। पीएम ने आगे कहा कि मुझे देश को बम विस्फोटों से बचाना है। केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही ऐसा कर सकती है। योग गुरु बाबा रामदेव की महिलाओं के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी से जन्मे विवाद ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम में रामदेव ने कहा कि महिलाएं साड़ी, सलवार कमीज या बिना कुछ पहने भी अच्छी दिख सकती हैं। उनकी टिप्पणियों की निंदा करते हुए दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाला ने कहा कि रामदेव को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने रामदेव के शुक्रवार को दिए गए भाषण का एक वीडियो भी ट्वीट किया और लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी की पत्नी के सामने स्वामी रामदेव द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी अमर्यादित और निंदनीय है। इस बयान से सभी महिलाएं आहत हुई हैं। बाबा रामदेव जी को इस बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। इस वीडियो में रामदेव मुस्कुराते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं, सबके चेहरे पर मैं देख रहा हूं कि सब बहुत खुश लग रही हैं। आप खुश नसीब हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालों को तो मौका ही नहीं मिला। शायद घर से झोले में साड़ी पैक करके लाई थी। आप साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती हैं। आप अमृता जी की तरह सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरी तरह से कोई इसे ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। रामदेव ने हंसते हुए कहा, हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर बच्चों पर 5-5 कपड़ों की लेयर आ गई है। रामदेव बाबा की महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने भी निंदा करते हुए ट्वीट कर लिखा, अब मुझे पता चला कि पतंजलि बाबा महिलाओं के कपड़ों में रामलीला मैदान से क्यों भागे। उनका कहना है कि उन्हें साड़ी सलवार पसंद है और स्पष्ट रूप से उनके मस्तिष्क में खिंचाव आ गया है जो उनके विचारों को इतना एक तरफा बना देता है। बता दें, वर्ष 2012 में योग गुरु को सफेद सलवार कमीज में पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था।
रामदेव की विवादित टिप्पणी को लेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने भी इसका विरोध जताते हुए सवाल किया कि मंच पर मौजूद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने रामदेव की टिप्पणियों का विरोध क्यों नहीं किया। संजय राउत ने कहा कि जब राज्यपाल शिवाजी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गांवों को कर्नाटक ले जाने की धमकी देते हैं और अब जब भाजपा प्रचारक रामदेव महिलाओं का अपमान करते हैं तो सरकार चुप रहती है। क्या सरकार ने अपनी जुबान दिल्ली के पास गिरवी रख दी है? आपको बता दें, अभी तक भाजपा ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है और न ही बाबा रामदेव या पतंजलि की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण आया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए जनसभा करेंगे। आपको बता दें, यहाँ समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव का मुकाबला बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्या से है। योगी आदित्यनाथ की यह सभा करहल में होगी, जहां से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट पर अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अखिलेश, डिम्पल यादव और चाचा शिवपाल यादव घर घर जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। उधर बीजेपी यह सीट समाजवादी पार्टी से छीनने के लिए पूरा जोर लगा रही है। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यहाँ कई जनसभाएं कर चुके हैं और अब आज मुख्यमंत्री योगी जनसभा करने आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव ने शनिवार को प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं सपा के अपने युवा साथियों और नेताओं से कहना चाहती हूं कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मतदान से एक दिन पहले यानी अगले 4 दिसंबर से प्रशासन उन पर ज्यादती करेगा। इसलिए 4 और 5 दिसंबर को पूरी तरह जागरूक रहें। आप चुपचाप जाकर वोट डालें और 6 दिसंबर को प्रशासन यहां से गायब हो जाएगा। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को ही प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करके इटावा के जिलाधिकारी अविनाश कुमार राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह पर सरकार के इशारे पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए इन दोनों को चुनाव कार्यों से फौरन हटाने की मांग की है। साथ ही ये भी बता दें कि इटावा का जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आता है। कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अल थुमामा स्टेडियम में मोरक्को और बेल्जियम के बीच खेले गए ग्रुप एफ के मैच में एक और बड़ा उलटफेर हुआ, जब मोरक्को ने वर्ल्ड नंबर 2 टीम बेल्जियम को 2-0 से शिकस्त दी। बता दें, फीफा रैंकिंग में मोरक्को 22वें नंबर की टीम है और ऐसे में यूरोपियन टीम के खिलाफ उनकी ये जीत ऐतिहासिक है। पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से कई प्रयास किए गए, लेकिन मैच का पहला स्कोर दूसरे हाफ में आया। ऑफसाइड होने के कारण हाफ टाइम से कुछ मिनट पहले मोरक्को के शुरुआती गोल को वार द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद अब्देल हामिद साबिरी ने फ्री किक पर 73वें मिनट में शानदार गोल कर मोरक्को को बढ़त दिलाई और फिर इसके बाद जकरिया अबू खलाल ने दूसरे हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में एक और स्कोर कर इस बढ़त को दोगुना कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।